बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शम्सुज़्ज़मा जी भाई। यस सर। ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, कल हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेनली रीवैल्यूएशन का जो पोर्शन था वो हमने उसे मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन भी सारे कर लिए। दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बड़ी डिटेल थे, मैंने वो भी अटैम्प्ट मैंने खुद इधर किए। आपको कहा घर से उसको जाके खुद भी अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आपने साथ साथ उसको किया है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा मेरे ज़ाती ख्याल में आपको इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो ज़रा हैंड रेज़ करके बताएं कि इसकी रीवैल्यूएशन की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो गई हुई है। हैंड रेज़ करें, शाबाश। कि जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला चैप्टर अभी क्लोज़ किया है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लिया, आपको समझ आ गई है। ठीक है जी। अगर 45 में से 35-40 लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अ, हमने जो पढ़ाया है आपको उसकी समझ भी आई है। क्योंकि पहले तो किसी को रीवैल्यूएशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई थी, फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया। और अगर इतने लोग उसको कह रहे हैं कि जी समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर कोई इशू नहीं है। जो कुछ 8-10 लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, उन्हें चाहिए कि इसको फौरी तौर पर, ये कल का दिन है, आज का दिन है, संडे है, लगा के इसको कवर करें। क्योंकि ऐसे नहीं होगा, हर दिन कोई ना कोई काम आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। तो इस तरह पेंडेंसी से काम नहीं चलेगा हमारा। ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 10 जो है ये बेसिकली IFRS 15 है सारे का सारा। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के जो दरअसल जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हम अपने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं। तो इससे पहले एक स्टैंडर्ड होता था रेवेन्यू रिकग्निशन का, IS 18। उसको रिप्लेस किया है IFRS 15 ने। ना सिर्फ उसको, बल्कि 2-3 स्टैंडर्ड और हैं। मेरे ख्याल टोटल 4 स्टैंडर्ड को प्लेस किया है इस स्टैंडर्ड ने। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड अलग से होता था, उसे रिप्लेस किया है। रेवेन्यू का एक स्टैंडर्ड अलग से होता था, उसे रिप्लेस किया है। ठीक है, और एक आधा और स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर सालों साल काम हुआ। और दुनिया में इस वक्त जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर जो मेन काम हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम ओल्ड मॉडल टू न्यू मॉडल, जो कि IFRS 15 का न्यू मॉडल है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अच्छा, अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर उसने एक मॉडल बना दिया रेवेन्यू रिकग्निशन का, जिसे हम 5 स्टेप मॉडल कहते हैं। उस 5 स्टेप मॉडल के मुताबिक रेवेन्यू रिकग्नाइज करना। और ये जो IFRS 15 है, ये दुनिया जहान के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने की गाइडलाइन है। आपके जहन में आ रहा होगा रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए किस गाइडलाइन की जरूरत है? भाई है, ये सिंपल रेवेन्यू ये नहीं है कि ये तो सिंपल रेवेन्यू है ही है। वहाँ वाकई नहीं, शायद आपको फील हो रहा होगा कि जी हम दुकान पे गए, हमने पैसे दिए पर बाइंग कर ली, हमने अपने सप्लायर को पेमेंट की, उसने हमें माल दे दिया। ये बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन है। अगले जो मैंने पेमेंट की, अगले बंदे का रेवेन्यू बन गया, मेरी परचेज बन गई।
या मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मैं पैसे लेके उसे चीज दे देता हूँ। ये सिंपल मॉडल है रेवेन्यू रिकग्निशन। लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉडल भी तो हैं जहां पर फर्ज करें ये जो ये कश्मीर पुल बन रहा था अंडरपास कॉलेज के सामने, इसको तकरीबन 3.5 साल हो गए बनते हुए। जिस कंपनी जो कंपनी से बना रही है, इन 3.5 सालों में उस कंपनी ने पैसे भी लिए हैं गवर्नमेंट से, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज भी हुए होंगे, दिसंबर है, जून है, वट एवर, 2-3 क्लोजिंग भी आई होंगी। तो वो जो पैसे ये कंपनी लेती रही है वो क्या है? क्या कंपनी की लायबिलिटी है या वो कंपनी की सेल है, रेवेन्यू है? इतना आसान काम नहीं है कि हम कह दें कि जितने पैसे आए हैं या वो लायबिलिटी है कि सर पुल तो बना नहीं पूरा, या ये कह दें कि जी वो इनकम है हमारी, या ये कह दें कि वो लायबिलिटी है हमारी, हमने पुल बनाया नहीं है अभी इसलिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो लायबिलिटी है, या ये कह दें कि जी नहीं इसको सेल ट्रीट कर लेते हैं जिस साल में जितने पैसे आए। इट्स नॉट सो इजी। तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए रेवेन्यू रिकग्निशन का जो मॉडल है वो IFRS 15 ने डिजाइन किया है। ना सिर्फ उन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के लिए बल्कि दुनिया जहान की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनका जो रेवेन्यू रिकग्निशन मॉडल है वो IFRS 15 डिजाइन किया जाता है। ये बताएगा भी आपको इस पैराग्राफ के अंदर कि ये मई 2014 में ही IFRS आई थी और इसकी एप्लीकेबिलिटी ये साल पहले हुई, 2 साल पहले हुई। अब आप ये देख लें कि ये कितना अरसा अंडरस्टैंडिंग होती रही, लोग इसको इसके ऊपर तैयारी करते रहे और फिर जाके ये इम्प्लीमेंट हुई है। और कहता है IFRS 15 is the end product of major joint project between ISB and US Financial Accounting Standard Board। पूरी दुनिया के अंदर रेवेन्यू को रेगुलराइज करने के लिए क्या किया गया कि अमेरिकन जो बोर्ड है स्टैंडर्ड्स का और जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उनके कम्बिनेशन से जो है उनके जो जॉइंट प्रोडक्ट है, उनका जॉइंट प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी रिसर्च की, ISB ने भी की, तब जाके ये स्टैंडर्ड जो है वो बना। ठीक है। और इसने रिप्लेस किसको कर दिया? हमारे IS 18, IS 11 ये आगे अमेरिकन स्टैंडर्ड के रेफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है जी, डिफरेंट। तो ये बेसिकली इतनी सारी चीजों को इस एक स्टैंडर्ड ने रिप्लेस कर दिया। IFRS 15 will have an impact on all entities that enter into contract with customer with few exceptions. Entities will need to reassess their revenue recognition policies and may need to revise them. बहुत सारी एंटिटीज में ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी रेवेन्यू रिकग्निशन की पॉलिसीज इस स्टैंडर्ड की वजह से रिवाइज करनी पड़ी। वो पहले IS 18 के तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड करते थे, तो वो रेवेन्यू मॉडल इस रेवेन्यू मॉडल से डिफरेंट फिगर देता था रेवेन्यू की। लिहाजा लोगों को इस मॉडल को अडॉप्ट करने में अपनी पॉलिसीज जो हैं पुरानी वाली उनको चेंज करना पड़ा। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड मे नॉट चेंज फॉर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सिंगल डिलीवरेबल। जैसे मैंने कहा कि जी कोई मेरे पास आया, मुझे पैसे दिए, मैंने चीज दे दी, ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कहता है जी इनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा इस IFRS का, पहले भी उसी तरह से हो रहा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं जैसे मैंने बताया उसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वहां डेफिनेटली इसने फर्क डाला है रेवेन्यू रखे, बट विल चेंज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिलीवरेबल। पर्टिकुलरली जहां हमारा डिलीवरेबल एक नहीं है, जैसे ये पुल बन रहा है, इसमें डिलीवरेबल क्या है? ओवरहेड ब्रिज भी है, रोड भी है, लाइट्स भी हैं, मार्किंग भी है। ठीक है जी, प्लांटेशन भी मुमकिन है। तो ये मल्टीपल डिलीवरेबल्स हैं। तो कहते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर
ऑब्वियसली पहले मॉडल और इस मॉडल के अंदर बड़ा फर्क है, लेकिन जो सिंपल ट्रांजैक्शन है, यहाँ सिंगल डिलीवरेबल है कि आप मेरे पास आए, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पेन दे दिया, तो वहां पर जो है वो एज सच कोई चेंज नहीं है। पहले भी ऐसे ही सेल रिकॉर्ड होती थी, अब भी ऐसी होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉडल हैं, जहाँ पर मल्टीपल डिलीवरेबल्स हैं, वहां पर ये जो IFRS 15 है, इसने काफी जो है वो उखाड़ बिछाड़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दिस स्टैंडर्ड इफेक्टिव फॉर एनुअल अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी। ठीक है, यानी 1 जनवरी से जो बिगिनिंग हो रहे हैं या उसके बाद हो रहे हैं, यानी इसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी, एनुअल अकाउंट 31 दिसंबर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, यानी वो मैंने आपको बताया कि मई 14 में ये आया। ठीक है, उसके बाद मई 15, मई 16, मई 17, 3.5 साल लगे इस स्टैंडर्ड को लोगों को लर्न करते हुए। टाइम दिया गया कि भी आपने 1 जनवरी 17 के बाद आपने फिर इसकी कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ओके, ये तो एक हिस्ट्री थी जी इसके पीछे। IFRS 15 जो है ये क्या हमें इससे हमें क्या क्या चीज़ों का पता चलेगा। कहता है जी, नंबर 1, इसने एक नया रेवेन्यू मॉडल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। स्टैब्लिश है न्यू कंट्रोल्ड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। ठीक है, कि कंट्रोल बेस्ड रेवेन्यू मॉडल जो है वो स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, देन चेंज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग वेदर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट ए पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। ठीक है, चेंज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग वेदर रेवेन्यू, कहते हैं इस बात की बेसिस भी स्टैंडर्ड ने चेंज कर दी कि रेवेन्यू जो है वो एकदम सारा बुक करना है या एट ए पॉइंट इन टाइम, का मतलब है एक ही गो में बुक करना है या ओवर द टाइम करना है, मीन उसको ओवर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर उसको थोड़ा थोड़ा करके बुक करना है। तो ये भी IFRS 15 ने इस चीज को एलेबोरेट किया। प्रोवाइड न्यू एंड मोर डिटेल्ड गाइडेंस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, कुछ इसके अंदर आएंगे आप देखिएगा कैसी छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस की गई हुई हैं, लाइक ये लॉयल्टी पॉइंट्स जो हैं, डिस्काउंट जो हैं, इनको भी डिस्कस किया गया है, या ये जो क्या कहते हैं पैकेज सेल्स होती हैं उसको भी डिस्कस किया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें स्पेसिफिकली डिस्कस की गई हैं। एंड देन इम्प्रूव डिस्क्लोजर अबाउट रेवेन्यू। तो ये बताया है कि IFRS 15 के अंदर क्या क्या हुआ है। आगे चलें। कोर प्रिंसिपल एंड द 5 स्टेप मॉडल। ठीक है जी, कोर प्रिंसिपल ये है जी, ये कोर प्रिंसिपल है। मेजर प्रिंसिपल ये है जिसके ऊपर हमने IFRS 15 की स्टडी करनी है। कहता है IFRS 15 is based on the core principle that requires an entity to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of goods or services to the customer। कहता है जी, जो बेसिक प्रिंसिपल है IFRS 15 ने रेवेन्यू रिकग्निशन का डिफाइन किया, उसका जो पहला इंग्रेडिएंट है, पहला पॉइंट है, वो कहता है कि जी रेवेन्यू इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए दैट डिपिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, कि वो मैच करता हो उस पैटर्न को जिस पैटर्न में आप गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर को। रेवेन्यू रिकग्निशन का पैटर्न वो होना चाहिए जिस पैटर्न में आप गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो ट्रांसफर कर रहे होंगे किसको, कस्टमर्स को। और कोर प्रिंसिपल का दूसरा एलिमेंट क्या है, एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन द एंटी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स और सर्विसेज। कहता है कि जी और वो अमाउंट डिफाइन की जाए जो कि इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में एंटिटी ने जो है वो रिसीव करनी है। एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन द एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड। ठीक है, उस अमाउंट के ऊपर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है जो कंसिडरेशन एंटी एक्सपेक्ट करती है टू इंटाइटल टू इन एक्सचेंज, कि जो वो रिसीव करने का राइट रखती है किसके बदले में, इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स और सर्विसेज, उन गुड्स और सर्विसेज को देके जो राइट मैंने राइट में मुझे मिला है टू रिसीव अमाउंट, वो रेवेन्यू जो है वो उस अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल क्या हुआ कि जी जो रेवेन्यू की रिकग्निशन जो है वो इस पैटर्न में होनी चाहिए जिस पैटर्न में आपने गुड्स और सर्विसेज देनी है, नंबर 1। नंबर 2, पैटर्न से मेरी मुराद ये है
कि आप आए, आपने पैसे दिए, मैंने चीज दे दी। अब पैटर्न क्या है कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम में सारा कुछ डिलीवर हो गया। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है मेरे और आपके दरमियान कोई ऐसी सेल डील हुई हो, मैं कहूँगा जी मैं आपको ये माल ओवर द 6 मंथ दूंगा, तो फिर वो एट ए टाइम हमने उसको जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना है। तो पहला कोर प्रिंसिपल का पहला जो एलिमेंट है वो है कि जी टाइमिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर हमने देखना है इन ए मैनर दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, कि जी जिस मैनर में ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही है उसी मैनर में रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड नंबर 2, इस अमाउंट के ऊपर किया जाएगा, कहता है जी उस अमाउंट के ऊपर किया जाएगा जो आपके और आपके बायर के दरमियान कंसिडरेशन तय हुई है इन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड, कि जो गुड्स मैंने आपको देनी है या सर्विस देनी है उसके बदले में जो कंसिडरेशन मैंने लेनी है उस कंसिडरेशन के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो इसमें टाइम की बात हुई है, जरा साथ इसके लिख लें, और इसमें वैल्यू की बात हुई है, अमाउंट की बात हुई, अगर आप इसको गौर करेंगे। ठीक है जी, ओके। Applying this core principle involves the following 5-step model as follows. Number 1, कहता है जी अब ये जो कोर प्रिंसिपल है यानी टाइमिंग ऑफ द रेवेन्यू रिकग्निशन एंड वैल्यू ऑफ एट विच द रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज। ठीक है, ये मेरा मसला है जी, ये कोर प्रिंसिपल है जिसको इस IFRS ने एड्रेस किया। सारी IFRS जो है मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर टाइम ऑफ द रेवेन्यू एंड वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज जो है उसके ऊपर एक्सप्लेन हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कहता है इस कोर प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए IFRS 15 ने एक 5-स्टेप मॉडल जो है वो रिकमेंड किया है। ठीक है, उसमें वो 5-स्टेप मॉडल का फिर हमने ऑपरेशन करना है अच्छी तरह। उसमें जो पहला स्टेप क्या है, कहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सबसे पहले तो जो कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आइडेंटिफाई करें। पहले ये आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो किस बात का रेवेन्यू, किस बात की सेल, ठीक है, किस बात की रिकग्निशन। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट से मुराद, यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा इन्होंने कि नहीं, अभी पढ़ लिया लॉ में आपने। ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे इन राइटिंग नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड भी होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला अपने वर्ड ऑफ माउथ या अपनी ट्रेड प्रैक्टिस से जब लोगों के दरमियान एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देता है तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, भी रुक जाओ। जब सर्विसेज या गुड प्रोवाइड करने वाला अपने कस्टमर के अंदर एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दे, चाहे वो बाय वर्ड ऑफ माउथ हो या बाय ट्रेड प्रैक्टिस हो, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मसलन मेरे और आपके दरमियान जब आप कॉलेज में आए हैं तो हमारे दरमियान शायद पहले सेमेस्टर में कोई फॉर्म शॉर्म आपने साइन किया होगा, उसके बाद भी फॉर्म बच्चे जमा कराते हैं कि नहीं, उसके बाद आप जाते हैं फीस जमा कराते हैं, मैम आपकी एनरोलमेंट कर देती है, ऐसे ही होता है शाजिया। तो अब आप गए, आपने जाके फीस जमा कराई, आपके और कॉलेज के दरमियान कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आप कस्टमर हैं कॉलेज के, वो फीस मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, तो क्या IFRS 15 ये कहती है कि जी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग इन राइटिंग होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए? नहीं, वो कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो आपकी ट्रेड प्रैक्टिस है या आपका वर्ड ऑफ माउथ है। जब आप फीस जमा कराते हैं जाके, तो ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि उसके बदले में भाई क्लासें पढ़ानी है, आपको टीच ही करना है ना। उसके बदले में कल को आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मुझे 4 सूट दें, अब मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं, फीस जमा कराई हुई। बिकॉज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये है, पब्लिक प्रैक्टिस ये है
कि कॉलेज के अंदर जो बच्चा फीस आता है उसे पढ़ाया ही जाता है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट गिना जाएगा। तो इसके ऊपर अच्छी खासी ले दे होगी अभी यहां पर कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है। पहला स्टेप ये होगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, जब आप किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग या इम्प्लाइड है, वो बात हो गई, तो आपने उसके साथ वादा किया है कुछ परफॉर्म करने का। क्या परफॉर्म करने का वादा किया है? यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, कॉलेज कहता है जी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हुआ? टीचिंग। ठीक है, लेकिन अगर एक कंप्यूटर एक्सेसरीज रखने वाला बंदा एक कंप्यूटर बेचता है और साथ वो ये कहता है कि जी ये कंप्यूटर इतने का मैं आपको दूंगा, प्लस मैं आपको 6 महीने इसकी फ्री होम सर्विस भी दूंगा, तो अब यहां पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 हो गई, एक फ्री होम सर्विस और एक कंप्यूटर। बात समझ आई? तो जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मौजूद है 2 पार्टीज के दरमियान, चाहे वो रिटर्न है चाहे वो एम्प्लॉयड है, तो अगला स्टेप ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की रूह से मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। क्या एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? क्या मल्टीपल हैं तो उन्हें भी एक ही कहना है, या मल्टीपल हैं तो उन्हें सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गिनना है? क्या कंप्यूटर की सेल और सर्विस चार्जेस जो मैंने लेने हैं, क्या ये 2 अलहदा अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? ये मुझे डिसाइड करना है। बच्चों को ना ये मॉडल ही नहीं समझ आता, इसलिए मैं आज मॉडल के ऊपर बात कर रहा हूँ बड़ी डिटेल से, ताकि हमें पता हो कि यार हमने जाना किस साइड पर है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जिन्हें हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। ओके, इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब कहना। ठीक है जी। क्या ये जो कंपनी बना रही है अंडरपास कश्मीर पुल पे, इसने इसमें बड़े सारे काम किए। क्या सड़क बनाना, उसके ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनाना, उसके ऊपर लाइट्स लगाना, उसके ऊपर मार्किंग करना, उसके ऊपर प्लांट्स लगाना, क्या ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या ये सेपरेट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? ये डिसाइड किया जाएगा। ये डिसाइड करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं तो मुझे जो इनसे मैंने प्राइस लेनी है गवर्नमेंट से, जिसे हम यहां पर ट्रांजैक्शन प्राइस कहेंगे, मुझे उसे एलोकेट करना है टू वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। और अगर ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये सारा कुछ, वो एक कब होगी आगे पढ़ेंगे, तो फिर मुझे शायद ये एलोकेशन नहीं करनी। ठीक है जी। तो इसलिए उसने स्टेप नंबर 3 ये लिखा हुआ है कि 2 ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और 3 ये लिखा हुआ है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। टोटल प्राइस पहले तो डिटरमाइन करें, और चौथा स्टेप है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। मसलन ये अगर सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 अरब रुपए का हुआ है, जिसके अंदर ये 3 4 5 काम मैंने जो बताए आपको गिनवाए इस पुल के, वो करने हैं आपने, तो 1 बिलियन जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। अगला स्टेप क्या है
ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन है कि हमने वो 1 बिलियन जो है वो किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कितना एलोकेट करना है। जाहिर है ये जो 1 बिलियन है इसमें कुछ पैसे आपने सड़क बनाने के लिए हैं, कुछ पैसे आपने ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए हैं, कुछ पैसे आपने लाइट्स लगाने के लिए हैं, कुछ पैसे आपने जो इर्द गिर्द के कोई 2-4 रोड्स डिस्टर्ब हुए उनको मैनेज करने के लिए हैं, कुछ पैसे आपने रोड्स की मार्किंग के लिए लिए हैं, कुछ पैसे आपने लाइटिंग के लिए हैं, कुछ पैसे आपने प्लांटेशन के लिए हैं। तो उस 1 बिलियन को इन 5-6 एक्टिविटीज में एलोकेट करना जो है ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन करनी हमने इनटू वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी। 5वां स्टेप क्या है, recognize revenue when or as an entity satisfies performance obligation। और 5वां और आखिरी स्टेप ये होगा, जब हम ये सारा काम कर चुके होंगे, जब मुझे पता चल गया होगा कि फलां एक्टिविटी का इतना रेवेन्यू है, तो मैंने उसे रिकॉग्नाइज करना है व्हेन, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फाई कर दे। और एज का मतलब है जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता जाएगा। तो ये वो 5 स्टेप मॉडल है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगी, हम उसके ऊपर सबसे पहले देखेंगे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, फिर हम ये देखेंगे कि जी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन सी हैं, फिर हम देखेंगे कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, फिर चौथे नंबर पे ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन कैसे करनी है, और 5वें नंबर पे हम ये देखेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये सेटिस्फाई कैसे हो रही, हाउ इट इज बीइंग सेटिस्फाइड। मतलब किसी एक वन गो में हो रही है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। तो ये बेसिकली 5 स्टेप मॉडल है। पेपर में एक दफा क्वेश्चन आ गया था कि जी IFRS 15 का जो 5 स्टेप मॉडल है उसके 5 स्टेप लिस्ट डाउन करें, तो ये रट्टा मारा हुआ होगा तो हम इसको लिख देंगे, लेकिन इस स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए 5 स्टेप मॉडल को इसकी रूह में जो है वो जानना जरूरी है, अदरवाइज ये आपके ऊपर से गुजर जाएगा। सवाल क्या आता है जी पेपर में, सवाल ये आता है कि ये एक ट्रांजैक्शन है, इसमें बताएं कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और कब करेंगे, बस। ये भी उन क्वेश्चंस में से है क्वेश्चन जिनके अंदर नंबरों के हिसाब से टाइम बचाया जा सकता है। मतलब ये 8 नंबर का अगर इसका आपका क्वेश्चन है तो इसके ऊपर मुमकिन है आपके 12 मिनट नहीं लगेंगे, मे बी आप इसको 6 या 7 मिनट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 8 मिनट में तो 2-3-4 मिनट इसमें से बचाए जा सकते हैं। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, अच्छा जी, अब इसने सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो डिस्कस की गई हैं। रेवेन्यू कहता है इज इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एन एंट्रीज ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ये पुरानी डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है उससे जो इनकम हमें होनी है वो रेवेन्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचता हूँ तो वो इनकम नहीं है, वो इनकम तो शायद है लेकिन वो रेवेन्यू नहीं है। ठीक है। कस्टमर किसे कहते हैं? कस्टमर इज ए पार्टी that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an output of the entity's ordinary activities। कस्टमर वो पार्टी, वो बंदा होगा जो एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उन गुड्स को लेने के लिए जो एंटिटी की ऑर्डिनरी कोर्स की आउटपुट है। मतलब क्या है कि मैं अगर कपड़ा बनाता हूं तो मेरे से कपड़ा खरीदने वाला बंदा कस्टमर कहलाएगा, तो कपड़ा
मेरी ऑर्डिनरी आउटपुट है। ठीक है जी। तो लिहाजा एक बात यहां याद कर लें, क्लियर कर लें, यहां पर इस स्टैंडर्ड में जहां भी एंटिटी का वर्ड यूज होगा तो उससे मुराद सेलिंग एंटिटी है, बेचने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना। जहां भी एंटिटी का वर्ड यूज होगा इस स्टैंडर्ड के अंदर, उसका मतलब बेचने वाला है। वो पार्टी जिसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है उसे एंटिटी कहेंगे। आगे चलो। थोड़ा इसको करो यार। ओके, 5 स्टेप मॉडल क्या है मैंने आपको बता दिए। पहले स्टेप पे आ जाए। कहते हैं आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आपने बच्चों पढ़ा होगा अभी उसके अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट कंटेन्स इनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन। जिसके अंदर दोनों के राइट और ऑब्लिगेशन, इनफोर्सेबल का क्या मतलब है कि बाय लॉ वो इनफोर्सेबल हो। क्या हो? वो बाय लॉ इनफोर्सेबल हो। लॉ के जरिए उन राइट्स और ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करवाया जा सकता हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा मुआहदा है, एक ऐसा एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान, जो कि इनफोर्सेबल राइट देता है दोनों पार्टीज को, या जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। जनरल आईएफआरएस 15 मॉडल अप्लाइज ओनली व्हेन और इफ। कहता है जी उस वक्त अप्लाई होगा या इस तरह से अप्लाई होगा। द पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। द एंट्री कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट। दोनों पार्टीज के राइट एस्टेब्लिश हो सकते हैं। मसलन एक ने बेचना है, एक का राइट है प्रोडक्ट लेने का, दूसरे का राइट है पैसे लेने का। ठीक है। द एंट्री कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म फॉर गुड्स और सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। ये जो गुड्स और सर्विसेज की जो पेमेंट टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता हो। द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल द risk, timing or amount of the entity's future cash flows is expected to be changed as a result of the contract। कहता है जी उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस कहाँ होगा? जहां पर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व हो। जाहिर है रिस्क किस चीज़ का? कि फ्यूचर में मेरे कैश फ्लो इफेक्ट होंगे। ठीक है। टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकती हो, इसका तभी कहेंगे कमर्शियल सब्सटेंस। यानी रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी के जो रिस्क हैं, एंटिटी की जो टाइमिंग है, अमाउंट है फ्यूचर के कैश फ्लोज की, वो जो है वो अफेक्ट हो रही होगी, एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। यानी ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें मेरे रिसोर्सेज के अंदर उतार चढ़ाव, फ्यूचर कैश फ्लोज मेरे अप डाउन होंगे। वो कहाँ होते हैं? जहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। एंड देन इट इज प्रोबेबल द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। और ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के ऊपर इस बात का अंदाजा हो कि एंटिटी जो है वो कंसिडरेशन को कलेक्ट करेगी। आगे चलो। If a customer does not meet these criteria, revenue is recognized only when either। कहता है जी क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट की ये जो हमें राम कहानी बताई हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, अगर उस डेफिनेशन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट मीट नहीं कर रहा दो लोगों के दरमियान, तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे? कहता करेंगे, फिर भी करेंगे, लेकिन कम से कम ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या? The entity's performance is complete and substantially all the consideration in the arrangement has been collected
एंड इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, कहते जी एंटिटी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है और उसके अंदर जो भी ऑल दी कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन थी सब्सटेंशियली मेजरली, वो आपने रिसीव कर ली है और वो नॉन रिफंडेबल है। क्या है? नॉन रिफंडेबल। फर्ज करें एक बंदा आपको 95% आपसे कोई चीज खरीदता है, उसकी कीमत का वो 95% आपको दे देता है, आपने चीज बना दी। अब वो कहता है साहब मैंने चीज नहीं लेनी। अब वो जो 95% है वो आपका नॉन रिफंडेबल, वो कहता है वो आपका रेवेन्यू होगा। वो उसी दिन रेवेन्यू होगा जिस दिन आपको वो मिला और आपने चीज बना दी। अगले बंदे को डिलीवर हुई ना हुई वो बात की बात। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो पैसे अब मैंने वापस नहीं करने, मेरा उसके ऊपर राइट, इसलिए वो रेवेन्यू है। नंबर 2, उसके बराबर कॉस्ट इनकर हो गई है। जो चीज़ बननी थी बन गई, अगला बंदा नहीं ले रहा, वो अलग बात है, लिहाजा ये मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँगा। वो जो पैसे उसने मुझे दिए होंगे 90%, 92%। और दूसरी कंडीशन क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल। या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कुछ पैसे एडवांस आए हों, हमने उसके ऊपर काम ना किया हो, अगले बंदे ने फौरन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं बेचा, बेचा था कुछ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया 20% देने के बाद, और 20% नॉन रिफंडेबल है। लिहाजा ये क्या है? ये जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है ये अब मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है जी। तो कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन लैग कर रही हो, लेकिन ये दो कंडीशन पूरी हो रही हो, क्या कि नॉन रिफंडेबल हो और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और सब्सटेंशियल पेमेंट रिसीव हो गई हो ऑफ द कंसीडरेशन, ठीक है, और वो नॉन रिफंडेबल हो, और हमने जो है वो क्या कर दिया हो, द एंट्रीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट। एंट्री परफॉर्मेंस क्या होगी? जो प्रोडक्ट मैंने देनी है वो मुकम्मल हो जाए। तो हम ये दो कंडीशन मीट हो रही होंगी, तो कम से कम ये दो कंडीशन मीट होंगी तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अदरवाइज वो 5 कंडीशन है, उनको हमने जो है वो देखना है, पूरा करना है। ठीक है जी, ओके जी। देखिए जी, छोटा सा क्वेश्चन है। मिस्टर ओवैस एग्रीड ऑन March 1, 2017 टू सेल 5 कटिंग मशीन। इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं जी पेपर में भी और सारे चैप्टर में। कटिंग मशीन्स टू एक्सियम एंटरप्राइजेस ड्यू टू सम डेफिशिएंसी in drafting the agreement each party's right कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। यानी वो जो पीछे जाए जरा, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये जो था, नहीं आगे ये था ना कि यहाँ लिखा हुआ होगा ईच पार्टीज, ये नहीं हो रहे क्योंकि ड्राफ्ट में भी प्रॉब्लम है, साइन नहीं हुआ। इसका जब साइन नहीं हुआ तो ईच पार्टी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आगे चलें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब वो कहता है कि ड्यू टू सम deficiency in drafting the agreement each party's right cannot be identified. On 31st March 17, Mr. Abbas delivered the goods and these were accepted by Axiom Enterprises. After 10 days of the delivery, April 10 to 17, Axiom Enterprises made the full payment and payment is non-refundable. यानी हमने फर्स्ट मार्च 17 को एग्री किया, ठीक है, हमने 31 मार्च को डिलीवरी दे दी, ठीक है, हाँ, और 10 अप्रैल को हमें पैसे मिल गए। एग्रीमेंट नहीं हो सका क्योंकि उसमें कोई ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब क्या करना है, किस वक्त हम ये सेल जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? पहली बात तो ये है, वो कहता है कि जी मिस्टर अवैस कैन नॉट आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट, सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी डिलेड until एंट्रीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट। अब एंट्री की परफॉर्मेंस कब कंप्लीट हुई है? 31 मार्च। लिहाजा, और दूसरी कंडीशन, सब्सटेंशियली ऑल द कंसिडरेशन कैश
in agreement has been collected and is non-refundable. Mr. Awais should record the revenue on 10th April. ठीक है, वजह क्या है कि 31 मार्च को एक कंडीशन पूरी होगी। देखिए एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई फॉल्ट है। अब कह रहा है कि जी क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कब हुआ जी? 31 मार्च को मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड 31 मार्च को, और 10 अप्रैल को substantially all of the consideration arrangement has been collected and is non refundable। ये कलेक्ट हो गई और वो नॉन रिफंडेबल। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 अप्रैल को पूरा रेवेन्यू एक ही टाइम रिकॉर्ड कर। ठीक है जी, ओके। A contract does not exist if each party has an enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ ईच पार्टी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी। कि अगर उनके दरमियान कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, ठीक है, हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट, उसके पास इन्फोर्सेबल राइट है अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना। इन्फोर्सेबल मीन बाय लॉ वो कर सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन उसके पास इन्फोर्सेबल राइट है किस चीज के, टर्मिनेट अ होली अनपरफॉर्म। होली अनपरफॉर्म मीन कोई काम नहीं हुआ उसके ऊपर, मैंने कोई चीज नहीं बनाई अभी, ठीक है, होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, बगैर अदर पार्टी को कंपनसेट किए हुए मैं, आपके और मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मेरे पास राइट है, आपके पास राइट है कि होली अनपरफॉर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, has enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party। बगैर मुझे कोई पेमेंट की, जी ठीक है ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, ये आपका जो नुकसान हुआ ये हमसे ले लें। कहता है कि जी वो नुकसान पे किए बगैर, कंपनसेट किए बगैर अगर इन्फोर्सेबल राइट हैं उसको ब्रेक करने के, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे उसने इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। अ शॉपकीपर एग्रीड टू डिलीवर 10 कंप्यूटर्स टू वकास एंटरप्राइजेस विद इन 3 months। एज पर द एग्रीमेंट शॉपकीपर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरी द कंप्यूटर्स। ठीक है जी, इसका मतलब इन्फोर्सेबल राइट टू कैंसिल अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन शॉपकीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी टू वकास। और अगर कैंसिलेशन होती है तो कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, a contract does not exist if each party, either buyer or seller, has an enforceable right to terminate the wholly unperformed contract with compensating the other party। As shopkeeper can cancel the contract without compensating वकास, so contract does not exist। तो कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसके पास इन्फोर्सेबल राइट है, अनपरफॉर्म्ड है, वो कैंसिल कर सकता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस जी यहाँ तक हम लोग रहेंगे। आज आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है, 5 स्टेप मॉडल को भी, और ये जो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला स्टेप है 5 स्टेप मॉडल का वो स्टार्ट किया है। 2 एग्जाम्पल हैं, इनको देख के आइएगा, पढ़ के आइएगा, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ईमान में